हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसका प्रश्नावली नंबर 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरे में हमें 4 सवाल दिए गए हैं। इन चारों सवालों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल चारों। तो आइए अब हम बिना देर के सवाल पर चलते हैं। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरे का ये पहला है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरे में हमें 4 सवाल दिए गए हैं। इन चारों सवालों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या हमारे पास दूसरे का पहला क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें इसमें क्वेश्चन में ये जो हमें बस दिया है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। लेकिन इसके जो दो नंबर सवाल लिखा गया था 2 नंबर में, उसमें केवल हमको कहा था कि द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए। तो हम इसका केवल क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो हमारे पास क्षेत्रफल दिया है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी होगी। तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम नहीं है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना चौड़ाई हम यहाँ पर लिख देते हैं। माना चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है। कितना मीटर, x मीटर है। हम इतना मान लिए। उसके बाद फिर से लिख देते हैं लंबाई तथा लंबाई हम क्या मान लेते हैं, लंबाई हम यहाँ पर क्या मानेंगे। देखिए हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा था कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लंबाई है ये क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब जो हमारे पास चौड़ाई क्या है, हमारे पास चौड़ाई x है, तो इसके x के मतलब चौड़ाई के दोगुने मतलब इसमें दोगुने से कितना ज़्यादा है, एक अधिक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें कहा था कि जो हमारे पास भूखंड की मतलब जो हमारे पास लंबाई हमारे पास है, हमें चौड़ाई और लंबाई नहीं मालूम था, तो हमने चौड़ाई को मान लिया x और लंबाई हमारे पास क्या दिया था, लंबाई हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई जो है ये चौड़ाई के मतलब चौड़ाई के इसके दोगुने से मतलब दोगुने से इसमें 2 से गुणा कर दिया, उसका दोगुने से एक अधिक है, तो इसमें एक हमने जोड़ दिया और ये हमारे पास हो गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास भूखंड की क्षेत्रफल हमें मतलब भूखंड आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे दिया है, 528 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया है, क्षेत्रफल हमारे पास दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। इतना दे दिया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 528 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास लंबाई कितना है, तो लंबाई यही ना हमारे पास है, कितना है, लंबाई 2x प्लस का 1 है। उसके बाद चौड़ाई हमारे पास कितना है, x है, तो x हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर हमारे पास 528 चल रहा है तो 528 चलेगा। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो x का 2x में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से x का 1 में करेंगे तो हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर 528 है तो 528 हो गया। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा और ये 528 से इक्वल टू को उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का 528 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 0। अब ये जो हमारे पास निकल कर आया है, ये हमारे पास समीकरण आ गए हैं। अब हम इस समीकरण को हमें क्वेश्चन में 2 नंबर जब सवाल मतलब 2 नंबर सवाल, ये पहला नंबर सवाल जो दिया है लिखकर इसमें कहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। लेकिन हमें जो दूसरा नंबर सवाल दिया था उसमें कहा था केवल समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए, मतलब इस तरह से समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए बस। तो हम इतना ही इसको बनाकर इसको इतना ही पर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही इतना कह दिया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर कह दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसका जरूर सोल्यूशन निकालूंगा। अब वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इसके दूसरे का दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए दूसरे का दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। मतलब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे दिया है। तो सबसे पहले तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पहली धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं क्रमागत, जैसे हम मान लेते हैं कि पहले हमारे पास क्रमागत पूर्णांक क्या है, 1 है, 2 है, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी क्रमागत मतलब इसका अगला वाला पद हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो हमने किस तरह पर जोड़ा, तो 2 में हमने 1 जोड़ा तभी तो हमारे पास ये 3 आ गया। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि
क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना हमारे पास दो क्रमागत पूर्णांक क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मान लेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला हम x मान लेते हैं और दूसरा क्या मानेंगे, x+1 मानेंगे। इस तरह मानेंगे, क्यों हमने x+1 माना है, क्योंकि यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि दो को हम पहली क्रमागत संख्या मान रहे हैं, तो दूसरे को क्या मानेंगे, इससे एक अधिक मानेंगे, तभी तो हमारे पास एक क्रमागत होंगे, मतलब एक लाइन से क्रमागत होंगे। तो इसमें क्या कर दे, दो में हमने एक जोड़ा तभी तो 3 आ गया। तो उसी प्रकार हमने क्या दिया, मान लिया कि पहली जो हमारे पास क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वह x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें कह रहा है कि इनका गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना दे दिया गया है, तो हमारे पास 306 दे दिया है। तो इनका गुणा कर लेते हैं, तो x और x+1 इन दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना दे दिया है, 306 दे दिया है। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x, और इधर क्या बच रहा है 306, तो 306 हो गया। तो ये देखिए x स्क्वायर और प्लस का x और 306 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा, इक्वल टू किधर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है, यही हमारा समीकरण आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूं कि आपको दूसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तो ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। ये देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या है उसको, जब भी ऐसा वर्तमान आयु वाले क्वेश्चन दे दे तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक का आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये सवाल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो जिसकी बात पहले कहा गया उसको यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो पहले रोहन की बात कहा है तो रोहन लिख लीजिए, रोहन लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि उसकी माँ, तो इसकी माँ को हम यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं। जो सबसे पहले कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो सबसे बाद में कहेगा दूसरे नंबर पर कहेगा उसको नीचे लिख देंगे, और उसके बाद एक ऐसे लाइन हम खींच देंगे। और यहाँ पर एक बात हम लिख देंगे वर्तमान आयु। यदि मैं आपको ये ट्रिक यदि आप एक बार समझ गए तो आपको कभी भी ऐसा सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्तमान आयु। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर एक ऐसे और लाइन खींच दीजिएगा और इसको भी एक ऐसे डब्बा बना दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास मतलब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु क्या, मतलब आयु कितने हैं, x वर्ष है। इसमें क्या कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मतलब रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ के इसमें कहा है कि 26 वर्ष बड़ी है। मतलब रोहन की माँ है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x में हम कितना जोड़ देंगे, x में हम 26 जोड़ देंगे, तभी तो हमारे पास उसकी माँ की आयु निकलेगी। तो क्लियर है गया। जैसे रोहन के आज आयु कितनी वर्ष है, मान लेते हैं कि 10 वर्ष है, और इससे 26 वर्ष बड़ी इसकी माँ है, तो इसमें हम 26 जोड़ेंगे तभी तो होगा। उसी प्रकार हमारे पास रोहन की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में कहा कि 26 वर्ष बड़ी है रोहन की माँ, तो 26 इसमें जोड़ देंगे तभी तो हमारे पास निकलेगा। तो इसी प्रकार हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, मतलब 3 वर्ष पश्चात, मतलब देखिए उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष की बात कर रहा है। यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात की आयु, मतलब जैसे रोहन आज मतलब कितने वर्ष का है, मान लेते हैं कि रोहन आज कितने साल का है, 10 साल का है, तो 3 साल बाद कितने में हो जाएगा, तो इसमें 3 हम जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो उसी प्रकार आज रोहन कितने वर्ष का है, x वर्ष का है, तो 3 साल पश्चात कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास उसकी माँ के भी हो जाएगा, तो इसकी माँ के हमारे पास आयु x प्लस का 26 है, तो इसमें 3 हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्यों मैंने यहाँ पर जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं पहले इस तरह खींच ले रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, तो आज रोहन x वर्ष का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो उसमें 3 जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास निकलेगा। और उसकी जो माँ है वो कितना है, x प्लस 26 वर्ष की है, तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस 26 में हम 3 जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास निकलेगा, तो हमारे पास 29 हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी
गई हैं उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। मतलब मतलब हमारे पास 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, इसमें 3 वर्ष पश्चात में 360 हो जा रहा है। तो 3 वर्ष पश्चात में और इसका गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल रोहन और रोहन की माँ का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x+3 और यहाँ पर फिर से x प्लस का 29 और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 306 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमको 360 हो जा रहा है, तो 360 हो गया। सॉरी उसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, 360 है तो ये हमारे पास 360 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देते थे। x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर से x का 29 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 29x हो जाएगा। उसके बाद x का 3 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर से 29 का इसमें 3 का 29 में गुणा करेंगे तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, यह हमारे पास 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बच रहा है, इधर हमारे पास 360 है तो 360 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास तो ये x² हो जाएगा, 29 में 29x है, यहाँ पर 3x है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 32x हो जाएगा। तो ये हो गया 32x। और यहाँ पर क्या है प्लस का 87 है तो 87 हो गया और इधर हमारे पास 360 है तो 360 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 360 को इधर भेज देते हैं। तो इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 32x और ये हमारे पास क्या है प्लस का 87 और इधर हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा 0। तो ये हमारे पास x² प्लस का 32x और यह कितना हो जाएगा 32, इसमें से घटा देंगे तो पहले तो माइनस हो जाएगा और इसमें से 87 घटाएंगे तो ये हमारे पास 273 आ जाएगा और इक्वल टू में 0। तो ये जो हमारे पास समीकरण आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि ये तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। हमारे पास चौथा नंबर है। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्वेश्चन में कहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं मालूम है कि कितनी मतलब स्पीड से सॉरी कितने स्पीड से रेलगाड़ी चल रही है, ये हमें नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हम क्या मान लेंगे कि मान लेंगे कि x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है। अब हमने इसके मतलब मान लिया कि इतने स्पीड से चल रही है, तो इतनी स्पीड से चल रही है और इसमें समान चाल का है, मतलब इसमें समय भी लग रहा होगा, मतलब 1 घंटे में इतनी दूरी चल रही है तो उसमें समय भी लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समय, आपको एक सूत्र याद है यहाँ पर रखना होगा कि समय बराबर क्या होता है, टी, समय को टी कहते हैं। तो टी बराबर क्या होता है, मतलब समय बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो हम यहाँ पर टी समय को ले रहे हैं और दूरी हमारे पास कितनी चली है 480 किलोमीटर। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चले, मतलब 480 हो जाएगा, 480 और हमारे पास दूरी तो इतनी है, उसके बाद कितना है हमारे पास चाल है। तो चाल हमने क्या माना था, x माना था, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती तो, मतलब इसकी जो चाल है ये 8 किलोमीटर पर और मतलब 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दे, मतलब ये हमारे पास जो चाल है इसमें से 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दें। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि चाल हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कम कर दे रहे हैं। तो मतलब जो हमारे पास चाल कितना है x है, तो इसमें से हम कितना कम करेंगे, तो हमें क्या है कि 8 किलोमीटर पर हावर, तो इसमें से 8 हम घटा देंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। तो इसकी दूरी भी तो सेम तो वही रहेगी, मतलब उसकी दूरी भी सेम वही रहेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दूरी हमारे पास कितनी है, अभी भी उतनी ही है, किलोमीटर कितनी है उतनी है। अब हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर समय लगेगा, मतलब 8 किलोमीटर जब 8 घटा दिए हैं तो अब तो समय तो और ज़्यादा लगेगा, तो इसमें कितने समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले रहा है। मतलब अब हमारे पास इतने ही दूरी को अब मतलब चल रहा है, मतलब इतनी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समय जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टी है, इसमें कितना जोड़ देंगे, 3 अधिक जोड़ देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं समय, तो इसमें 3 घंटे और अधिक ले लेगा। तो समय हमारे पास टी था, उसमें 3 हमने जोड़ दिया तो हमारे पास इतना हो गया, क्योंकि हमारे पास समय तो इतना है और इसमें हमने 3 जोड़ दिया तो हमारे पास हो गया। अब हमारे पास देखिए समय बराबर मैंने आपको क्या बताया था, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, तो दूरी बटा चाल हो गया।
उसके बाद हमारे पास टी का मान हमारे पास कितना है, तो टी का मान हमारे पास 480/x है, तो x हो गया। अब प्लस में हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास दूरी कितना है, तो दूरी तो हमारे पास सेम टू 480 है, तो 480 हो गया। चाल हमारे पास कितना है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास चाल यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि में जो हमने चाल है इसमें हमने क्या करा, 8 किलोमीटर पर हावर कम किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 8 हो जाएगा, ये चाल रखाएगा। और यहाँ पर इक्वल टू में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 480/x और प्लस में 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस 480 को कॉमन कर ले रहे हैं, तो 480 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 1/x माइनस का 8, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, चाहे इसको इस प्रकार नहीं, इसको पहले ऐसे कर लीजिए, या क्या करिए, इस 480 इसको पूरे को उधर भेज दीजिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 480 बट्टा में x माइनस का 8 हो जाएगा। इस पूरे को उधर भेज देंगे तो ये हमारे पास माइनस का 480, और ये हमारे पास x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, ये 3 बच रहा है, तो 3 हो गया। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए। अब हम यहाँ से 480 को कॉमन करते हैं, तो ये 1/x माइनस का 8 बचेगा, 8 और माइनस का 1/x बचेगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस का 8 और x हो जाएगा, तो 8 माइनस x से x कट जाएगा, तो x जाकर ऊपर गुणा करेगा तो x हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, x से x कटेगा तो ये जाकर ऊपर गुणा करेगा तो x माइनस का 8 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बच रहा है, 3, और ये जो हमारे पास है 480, तो 480 एज इट इज चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो कि ये माइनस का x में है, ये प्लस का x में, तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया है, और ये जो हमारे पास गुणा में है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास 480 हो जाएगा, और ये माइनस का हमारे पास गुणा में है, तो माइनस का 8 हो जाएगा गुणा में, और इधर इक्वल टू में 3 है, तो 3 इसको इधर भेज दिए, तो ये हमारे पास सारा गुणा में चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो हमारे पास 3 जो है ये गुणा में है, इक्वल टू को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 बटा में 3, और ये गुणा में क्या है, 8 है, तो 8 हो गया, और इधर हमारे पास क्या बच रहा है, x, और x माइनस का 8 ये हमारे पास बच रहा है। तो यहाँ से हम काट देते हैं, 3 एकने 3 और 3 एकने 3 और 3 छक्के 18 और 0, तो ये हमारे पास कितने बार में, 160 बार में कट गया, और गुणे में हमारे पास क्या है, माइनस का 8 है, तो 8 चल रहा है, और ये हमारे पास इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो x² हो जाएगा, और x का इसमें करेंगे तो ये हमारे पास 8x हो जाएगा, 8x हो गया। अब हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1200 माइनस का 1280 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, और ये हमारे पास x² माइनस का 8x है, तो 8x रहेगा। अब देखिए ये जो 1280 है इक्वल टू के इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये तो x² है, तो x² एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस का 8x है, तो 8x माइनस का 1280 को इधर भेज दे रहे हैं, तो प्लस का 1280 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। अब ये जो हमारे पास आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये सवाल थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट था, दमदार था, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में एक बार मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।